नमस्कार। दैनिक रेडियो पर चुनावी चर्चा के लिए आज हम हैं बादशाहपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इंडस्ट्रियल एरिया आईएमटी मानेसर में। ये आईएमटी मानेसर का सेक्टर 6 है। घूमते घूमते कुछ लोग हुक्के पर चर्चा कर रहे थे, हमने सोचा इनको चुनावी चर्चा में ही शामिल कर लिया जाए। क्या नाम है जी अपना? नरेश जी। नरेश, कहाँ से आप? काकरोला। काकरोला कितनी दूर पड़ता है? काकरोला में तो हमने रिव्यू किया है। हाँ, रिव्यू काफी अच्छा रहा आपका काकरोला में। देखा आपने हमारा रिव्यू? हाँ जी। क्या माहौल है काकरोला का? माहौल काकरोला का ये है जी 50-50 का। अभी तो हमने तो वहाँ देखा कि वर्धन यादव की बड़ी लहर है। देखो सर, ग्राउंड रिपोर्ट पे देखते हैं तो वहाँ 50-50 का है। बाकी चुनावी दौर है, 2 दिन अभी समय है, 2 दिन का, और देखते हैं कि झुकाव गाँव का किस तरफ होता है। अभी किस तरफ है झुकाव? फिलहाल तो 50-50 का समीकरण है, 2 धड़ों में निकला हुआ है गाँव। वहां पर हमारी एक ताऊ जी से बात हुई थी, उनका तो नरवीर को लेकर गुस्सा ही बड़ा जबरदस्त देखने को मिला। देखो साहब, गुस्सा है, उनका काम भी कुछ ना हुआ होगा। वो कॉलोनी के पास है, कॉलोनी में हरिजनों भाइयों को बहुत ज़्यादा समस्या हुई है। वो बता भी रहे थे कि हम 1-2 बार नरवीर जी के पास गए हैं कॉलोनी की समस्या लेके, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। पहले राकेश दौलताबाद था, उनके पास भी गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की है। फिर किसके? अभी ताऊ जी ने बताया एक नया नाम भी वहां पर सामने आया था। हाँ, तो क्या है कि वर्धन भाई ने उनको आश्वासन दिया है बैठा के, भाई ये काम मैं करवाऊंगा, मेरी सरकार आ रही है और मैं एमएलए बनता हूं तो आपका हर काम, ग्राउंड लेवल का काम मैं अपने हिसाब से और आपके हिसाब से करवाऊंगा। यहाँ आके मैं तुरंत बताऊंगा भाई ये क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपके हिसाब से काम करवाऊंगा। वैसे काकरोला गांव का चुनावी मुद्दा समस्याएं है क्या? समस्या है जी। 2014 में राव नरवीर थे, यूनिवर्सिटी आई गाँव में, और अब देख लो 2017 में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था खट्टर जी के द्वारा, लेकिन अब 2024 चल रहा है तो उस यूनिवर्सिटी में क्लासेस 1-2 क्लासेस चालू हो पाई है। आज लग उनका कोई मतलब पूर्ण तरीके से उस यूनिवर्सिटी का काम हुआ नहीं है। मतलब यूनिवर्सिटी अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। 7 साल हो गए जी। 7 साल हो गए हैं। और ये उसका शिलान्यास 2017 में किया था। 2017 में खट्टर साहब ने किया था। तो अभी क्या कहता है प्रशासन, कब तक ये सुचारू रूप से शुरू कार्यान्वित हो जाएगी? देखो सर, ये तो सरकारी काम है। अब 1 साल लगा दे, 2 साल लगा दे, 4 साल लगा दे, उनका क्या पता है। क्या आपको क्या कहा गया आगे से कि भाई कब तक ये शुरू हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, यूनिवर्सिटी आने से क्या गांव को किसी तरह का फायदा मिला? सर मेरी नज़रों में तो गांव का कोई अभी फायदा है नहीं, क्योंकि उसका जो रुख है और जिधर उसका वो डोर खुला हुआ है तो उससे फायदा गुड़गांव की तरफ है, काकरोला की तरफ नहीं है, क्योंकि काकरोला तो बैकवर्ड में हो चुका है। उससे हरिजन भाइयों को भी थोड़ा नुकसान हुआ है, उनका रास्ता बंद हो गया है। हमारा मंदिर था बाबा कनावाला का, वहाँ का भी, वो कनावाला मंदिर भी बीच में आया हुआ है, तो वहाँ का भी रास्ता वास्ता कुछ ऐसे ही है। अभी तो आगे का आगे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। यूनिवर्सिटी को जमीन पंचायत ने दी है? पंचायत ने दी है और फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है, और अभी तक यूनिवर्सिटी से गांव को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ना तो हमारा गांव का कोई आरक्षण है, ना हमारे गांव का नाम है। हमारे गांव की खाली जमीन है। सरकार के पास कुछ तो देना चाहिए था उन्हें। मान लो और भी गरीब परिवार भी है, मीडियम क्लास भी है और अपर लेवल परिवार भी है, तो देखो कुछ आरक्षण एक तो एडमिशन के होने चाहिए। तो 20-30% गाँव की जमीन भी गई है, गाँव के नज़दीक भी है। कल को मान लो बाहर के 20,000 सीटें बता रहे हैं यूनिवर्सिटी में, मान लो 20,000 लोग बाहर के आएंगे, गांव का एडमिशन कैसे हो पाएगा? जब 20,000 है तो मान लो थोड़ा कम पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा है जिसका 80% 60% मार्क्स आएंगे, उनका एडमिशन कैसे होगा? हमें क्या फायदा मिलेगा उस चीज़ का, ये बताओ आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ सीटें जो हैं यूनिवर्सिटी की वो गाँव उनको आरक्षित होनी चाहिए, उनको आरक्षित होनी चाहिए। मान लो 20,000 सीटें है, ज़्यादा नहीं, 200 सीटें गाँव की आरक्षित कर दो। भाई 200 गाँव काकरोला गांव के नाम है जिनका 50% 60% मार्क्स है परसेंटेज का 12th में, तो उनको कुछ ना कुछ आरक्षण दे, क्योंकि गांव के बच्चे और गांव में यूनिवर्सिटी है। मान लो कल को बाहर के लोग भी आके यूनिवर्सिटी में झगड़ा करेंगे। देखो कॉलेज वगैरह में बच्चों के झगड़े होते हैं, इलेक्शन भी होता है, सब कुछ होता है, तो सिर्फ उड़ाई में तो रहोगा गाँव का और एडमिशन को फायदा उठाओगी बाहर की पब्लिक। तो गाँव का आरक्षण क्या है जी? 52 किले जो गाँव ने दिए, उनका कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो गाँव को होना चाहिए। अच्छा ये तो हुआ यूनिवर्सिटी का मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये कि गांव की अपनी मूलभूत सुविधाओं के बारे में क्या कहते हैं यहाँ के नेता लोग? गांव हमने देखा था वहाँ पे ना गलियों के बारे में बोला गया था, सीवरेज समस्या, तो उसके बारे में क्या आश्वासन मिला? सीवरेज का ये है जी, देखो मारुति ने सीवर लगाए थे गाँव में। मारुति का कोई कोटा वोटा होता होगा, वो हमें पता नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन जो मारुति ने सीवर लगाए थे तो उन सीवरों की भी जो क्या है गोलाई पाइपों की लेंथ थी वो 6 इंच थी। अब
6 इंच लेंथ में से पूरा गांव का पानी कैसे निकल जाएगा। उन्होंने वो सीवर बिछाए थे, उनके बाद रास्ता भी बनाया। अब ये नगर निगम कह लो या नरक निगम कह लो इसको, इसने गांव का बेहाल कर रखा है। बड़ा बूढ़ा शाम को लिकड़ते हैं, रात को तो बड़े बूढ़े लिकड़ ही नहीं सकते। गाड़ी आप लाओ 6 महीने में गाड़ी के गोडे खत्म है। ये तो इंसान है, इंसान के तो महीने में खत्म हो जाएगा। रात को बड़ा बूढ़ा किसी को पैदल अड्डे पे जाना पड़ गया, कैसे जाएगा। कीचड़ भरा हुआ है, सारे रोड टूटे फूटे हुए हैं। वाटर सप्लाई की सुविधा है गांव में, पानी पहुंच रहा है, वो चीज ओके है, लेकिन ये रास्तों तो देखो आप। नरवीर जी आए थे गांव में? नरवीर जी आए थे चौपाड़ में। क्या आश्वासन देके गए हैं? आश्वासन उन्होंने यही दिया कि काम करवाएंगे, लेकिन नरवीर जी का भी पता नहीं है। मान लो अब उनको टिकट मिल गई है तो वो गांव में आए, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन पिछले 5 साल से वो काकरोला गांव को अपना गांव मानते हैं। हम भी उनको अपना नेता मानते थे, लेकिन उनको 5 साल से कहाँ थे वो। उनको आरक्षण तो करना चाहिए था हमारे गांव वालों के साथ। अब भाई तुम्हारा रास्ता खराब है, मैंने गोद आपका गांव ले रखा है, तो उनका हक बनता था। अब भाई मैं गांव में आऊँ, अपनी जनता के बीच आऊँ और उनकी बात रखूँ। बेशक वो पावर में नहीं थे, लेकिन उनकी सरकार तो पावर में थी। अमित शाह तक उनकी पकड़ है, तो उनकी सरकार पावर में थी। उनको आरक्षण हम लोगों के बीच में आके करना चाहिए था। पावर तो उनकी है ही, एक एमएलए तो नहीं थे वो, बाकी उनकी चलता फिरता तो है ही मार्केट में। अच्छा, आपने कहा आप भी अपना नेता मानते थे। देखो जी, अब वो वर्धन भाई आए, युवा साथी है। अब मान लो नरवीर जी की तो काफी उम्र भी हो चुकी है, वो वैसे भी बोल रहे कि मेरा आखिरी चुनाव है। तो आखिरी चुनाव है तो जी अब हमें आगे का भी तो नेता देखना है। अब आगे आने वाले समय में नेता हमारा कौन हो, तो उसके साथ भी तो रिलेशन होने चाहिए ना। हाँ ठीक है। क्या नाम है जी अपना? सुनील जी। सुनील, कहाँ से हैं? कांकरोला जी। आप भी कांकरोला गांव से हैं या सब कांकरोला से है क्या? आप बाहर से हैं। मैं 2 मिनट सुनील जी, मेरे को मैं इनसे पूछता हूँ, कहाँ से है? मैं जींद से हूँ सर। जींद? हाँ जी। जींद में तो इस बार माहौल कुछ अलग ही है। क्या आपके हिसाब से क्या माहौल है जींद का? देखो जी, पूरी टक्कर है कांग्रेस में और बीजेपी में। कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अभी 2 दिन बचे हुए हैं, किसका क्या माहौल बने, किसका क्या रहेगा। सबसे हॉट सीट जुलाना सीट बोली बिल्कुल जा रही है। बिल्कुल। देखो वहाँ से उम्मीद तो अभी तक यही लग रही है कि विनोद फोगाट अच्छे मार्जिन से जीत रही है, लेकिन बीजेपी ने कैप्टन को उतारा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहने में यही आ रहा है कि विनेश अभी आगे है। बाकी 2 दिन है चुनाव का, और आपको पता है क्रिकेट का कुछ नहीं पता। वो एक दिन का एक बॉल का भी होता है कि भाई कब किस तरफ पलड़ा भारी हो जाए। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो विनेश जी अभी ओलंपिक से लौटी हैं, तो क्या उस चीज की सिंपैथी भी कुछ मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। देखो सर, उन्होंने देश के लिए पहले भी मेडल लिए हैं, अब भी उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी कारण से वो मेडल नहीं ला पाई। तो हम उसके लिए वो चाहेंगे कि भाई वो नहीं आ पाई, तो यही है। देखो हम तो ये चाह रहे हैं कि विनेश जीते और कुछ कार्य होए हमारे हल्के में भी, कुछ काम होए, अगर वो बन के आती हैं तो कुछ। अच्छा, बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि विनेश को चुनावी मैदान में उतारना, ये खिलाड़ियों के साथ किसी तरह का वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपको पता ही है, हर पार्टी जिसकी सरकार होती है वो थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में लांछन तो लगाते ही हैं, सारी चीजें करते ही हैं। ये तो देखो राजनीतिक बातें हैं, इनको तो कितना ही बढ़ा लो कितना ही घटा लो, इनका कुछ नहीं कह सकते हम। तो क्या लगता है, कैप्टन जी भी युवा चेहरे हैं और विनेश जी शायद इस बार की सबसे युवा कैंडिडेट है, तो दोनों के बीच में किस तरह का मतलब टक्कर देखने को मिल सकती है? देखो टक्कर तो है वहाँ, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं कह सकते भी टक्कर नहीं है, लेकिन फिलहाल जो आसपास के गांव हैं और हैं उनसे यही सुनने में आ रहा है कि भाई विनेश अभी फिलहाल आगे चल रही है। अच्छा, मैं अगर इसको पार्टी से ना देखूं, बीजेपी और कांग्रेस से ना देखूं, अगर मैं दोनों को युवा के तौर पे देखूं, तो क्या माहौल है? भाई अगर युवा के देखो, विनेश नई लड़की है, नई उम्र की है, अगर उसको मौका मिलता है तो आगे काम करने के ज़्यादा चांस रहेंगे, और खिलाड़ी है और उस हिसाब से हमारे खिलाड़ियों के लिए कुछ योगदान कर सकती हैं। नए लड़के हैं जो युवा है, उनके लिए कुछ खेल में कुछ नई नीतियाँ वगैरह ला सकती है, कुछ और कर सकती है, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई वो कुछ करे। अच्छा, खबरों के माध्यम से एक इशारा ये भी आ रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो विनेश फोगाट खेल मंत्री हो सकती हैं। देखो ये तो हम नहीं कह सकते सर, वो उनकी बात है, सरकार की बात है, वो किसको क्या पद दे उसमें हम आप लोग कुछ नहीं कह सकते। एक चीज और बताइए, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है कि जुलाना से विनेश जी जीतती हैं और प्रदेश में सत्ता भाजपा की आती है, तो उस परिस्थिति में क्या विनेश जी जो जिस तरीके से वादे कर रही है लोगों के बीच में कि वो ये सब करने में समर्थ भी और करेंगी भी, तो क्या वो राहें उनके लिए आसान होंगी?
देखो राहें तो मुश्किल होंगी। देखो सर, जिसकी सरकार रहती है उसका ज्यादा वो रहता है कार्य करने की क्षमता, लेकिन अगर सरकार ही नहीं आई तो थोड़ा बहुत तो देखो फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर देखो, अगर वहां से वो नहीं जीतती, अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ जाती तो शायद वो कुछ कर पाएगी अपने लिए। आप यहाँ कब से हैं? मुझे यार 18 साल हो गए सर। ये 18 साल, यानी कि ये आपका चौथा विधानसभा चुनाव है? बिल्कुल बिल्कुल सर। इससे पहले भी आपने 3 विधानसभा चुनाव देखे हैं। बिल्कुल सर। इस बार क्या माहौल लगता है? देखो सर, यहाँ जो माहौल है, फिलहाल मैं इधर नवादा में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ जो देखा जा रहा है काकरोला है, भांगरोला है और जो आसपास के गांव है, इनमें माहौल यही चल रहा है कि भाई वर्धन प्लस पॉइंट में है और जीतने की कगार पे। जीतने की कगार में? अगर जीतते हैं तो कितनी वोटों से जीतेंगे? कम से कम 30,000 वोटों का हमारा आइडिया है कि 30,000 वोटों से भाई वर्धन विजयी रहेंगे। 30,000 वोटों से? लेकिन राव नरवीर जी ये दावा भी तो कर रहे हैं कि वो पुराने दिग्गज हैं और वो पहले भी 2014 में यहाँ से बनकर कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। देखो सर, उन्होंने पहले जो किया, जैसे गांव में आए नहीं, मैं यहाँ इतने साल से रह रहा हूँ, लोग परेशान है, काम हुए नहीं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई समाधान नहीं हुआ है, रोडों पे पानी भरा रहता है, सारी चीजें हैं। तो इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, तो लोगों ने चुनना पड़ेगा भाई, उनका तो आखिरी चुनाव। लेकिन आगे जो हमारे बच्चे हैं और है, हमारे परिवार है, उनके लिए बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो 5-7 बार चले जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि आप सबने कहा कि ये युवा नेता पर मतलब दाव खेला जा रहा है, लेकिन अगर हम देखते हैं 2019 का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी युवा नेता को उतारा था। उस बार उनको कैसे हरा दिया यहाँ की जनता ने? देखो, वो उन्होंने काम नहीं करे। काम के आपको पता है, जब कोई काम नहीं करेगा तो उसको वोट कहाँ से मिलेंगे। लेकिन मनीष यादव का तो पहला चुनाव था। देखो, अब वो क्या कह सकते हैं उसके बारे में, राजनीति है, राजनीति का किसी को कुछ नहीं पता होता, कहाँ क्या हो जाए क्या नहीं। अच्छा, आपने तो देखा ही होगा पिछला चुनाव, राकेश दौलताबाद जी निर्दलीय उम्मीदवार थे यहाँ से। अब की बार उनकी पत्नी कुमुदनी मैदान में है, तो उनका जनाधार कैसा है? देखो सर, वोट तो वो भी लेंगी, लेकिन वही है, हमें लग रहा है कि वो तीसरे नंबर पे रहेंगी। तीसरे नंबर पर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और पहले नंबर पर? वर्धन यादव पहले नंबर पे, हमें लग रहा है कि पहले नंबर पर वर्धन यादव जी रहेंगे। और दूसरे नंबर पर? नरवीर जी रह सकते हैं दूसरे नंबर पे। ये हम थे इंडस्ट्रियल सेक्टर 6 IMT मानेसर के अंदर। कैमरामैन दीपेश राव के साथ मैं कृष्णा अवतार दत्त, दैनिक रेडियो मानेसर।